आ जाइए, क्लास करते हैं अपनी शुरू। इनको आपको करने के लिए बोला था, फिर भी अगर मान लो आपने होमवर्क के बेस पे नहीं किया है तो आपको 1 से 1.5 मिनट मैं यहाँ दे देता हूँ, 2 मिनट दे देता हूँ। एक एक सेंटेंस को ब्रेक करो, एक एक सेंटेंस को बिल्कुल ब्रेक करो। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये क्या है, करिए। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, आ जाइए, करें शुरुआत। रोहन हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट। रोहन ने मेरी मदद करी थी मेरे प्रोजेक्ट में। हेल्प 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 क्या बन गया? किसने मदद करी? रोहन। सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी प्रॉपर हो गई। ये बात तो हम सब जानते हैं, हाँ कि ना। अच्छा, किसकी मदद करी? मेरी। रोहन हेल्प्ड हुम? मी। तो ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद क्या सब होते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ही कहते हैं, तो ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। किसका प्रोजेक्ट? मेरा प्रोजेक्ट। जो एक नाउन के साथ लगकर उस पर पोजेशन बना दे उसको क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस पे, आई वॉन्ट योर हेल्प। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। किसको चाहिए? मुझे। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई वॉन्ट वट? आई वॉन्ट वट क्या चाहिए? वर्ब से वट या होम के रिप्लाई क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। हेल्प चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी एब्स्ट्रैक्ट है ना। 2 किलो हेल्प, 5 किलो हेल्प, 13 हेल्प, 17 हेल्प कर नहीं कर सकते ना। तो ये काउंटेबल तो ये है नहीं, तो इसका मतलब मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट किस चीज़ के? मटेरियल का नाम भी नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो योर इसके साथ लगकर क्या बना गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ये दोनों मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि हेल्प जो है वर्ब भी हो सकता है, हेल्प जो है नाउन भी हो सकता है। ये सेंटेंसेस मैंने आपको इसलिए लिखवाए हैं कि हमारे अगर बेसिक्स क्लियर हों तो अगर एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी, मैक्सिमम वर्ड तो वैसे जनरली एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे वर्ड भी हैं जो दो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हो सकता है। जैसे हेल्प नाउन भी हो सकता है, हेल्प वर्ब भी हो सकता है। तो अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हों तो हमें इस चीज़ से भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। ही आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चंस ऑनेस्टली। ही आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चंस ऑनेस्टली। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड क्या बन गया? वर्ब बन गया। ही क्या बन गया? सब्जेक्ट। ठीक, क्वेश्चंस क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बन गया, टाइप इसकी कॉमन बन गया। ठीक, अब ये ऑल और माई कुछ याद आ रहा है क्या? एक से ज़्यादा एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, करा नहीं था ऑल दोज बुक्स। माई क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं क्वेश्चंस के लिए, हाँ कि ना। तो माई इसके लिए क्या बना? पॉजेसिव एडजेक्टिव बना। ऑल क्या बना? ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बना। अरे बोलो। ऑनेस्टली, उसने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिए बड़ी ईमानदारी से। उसने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए बड़ी ईमानदारी से। कोई काम कैसे किया गया उसको बता रहा है। आंसर के लिए एडवर्ब वो मैनर है। सर एडवर्ब की पोजीशन कभी तो ये वर्ब के बाद लग जाता है, कभी इतना दूर लिख देते हैं, कभी पहले भी लिख देते हैं। ये आएगा भाई एडवर्ब चैप्टर में। अभी खाली पहचानना सीखो, अभी खाली पहचानना सीखो। उसने मेरे सब सवालों का जवाब दे दिया ईमानदारी से। कोई काम कैसे हो रहा है? उसने रोड क्रॉस किया सावधानी से, हाँ कि ना। वह बात करती है बड़ी अकड़ से। शी टॉक्स एरोगेंटली, ही वॉक्स एरोगेंटली, हाँ कि ना। कोई काम कैसे हो रहा है उसको बताने वाले होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। पढ़ा है अपन ने। मान लो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज ही कोर्स खरीदा है, बच्चे पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख लो, कुछ नहीं समझ आएगा, बिना मतलब डिमोरलाइज हो जाओगे। और अगर पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पूरा कोर्स लगातार लगाओगे तो मेरा वादा है इंग्लिश की वजह से एग्जाम नहीं रुकेगा, मेरा प्रॉमिस है। बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखो, ठीक है। चीज एक एक चीज ऐसे बिल्कुल ऐसे जंजीर की तरह जुड़ी हुई है। आई हैव गॉट द आंसर टू माई क्वेश्चन। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका है। आई हैव गॉट द आंसर्स या आई हैव गॉट द आंसर टू माई क्वेश्चन। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैव क्या हो गया? गॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया। गॉट क्या हो गया? प्राप्त करना, मेन वर्ब हो गया। क्या मिल गया मुझे? जवाब मिल गया। तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है।
आंसर्स आंसर्स, एक जवाब बहुत सारे जवाब, तो ये तो हो सकता है, मतलब कॉमन नाउन हो गया। टू क्या बन गया? प्रीपोजिशन। आपको शायद यहाँ पे पढ़ने बोलने में ऐसा लग रहा हो आंसर ऑफ माई क्वेश्चन होना चाहिए, जब प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो फिक्स प्रीपोजिशन है, आंसर टू माई क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या बन गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बन गया, टाइप इसकी कॉमन बन गया। अच्छा कौन सा, किसका क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव बन गया। अब फिर वही बात, इन दोनों सेंटेंसेस से भी मैंने वही सिखाया आपको, इन दोनों सेंटेंसेस से भी वही सिखाया मैंने आपको। हाँ बच्चे, ही प्रोनाउन होता है, अब थोड़ा मोटा तो हल्का फुल्का चलना शुरू करो, हाथों से अब थोड़ी सी मेहंदी झाड़ो और हल्का फुल्का चलना शुरू करो, ठीक है। इन दो सेंटेंसेस से क्या सिखाया? आंसर वर्ब भी हो सकता है और आंसर नाउन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सिखाया हेल्प वर्ब भी हो सकता है, हेल्प नाउन भी हो सकता है। लेकिन हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो हमें इतना सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसको तोड़ के बड़ी आसानी से सोच लेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए। ही कॉल्ड मी येस्टरडे और ही शुड, यू शुड अटेंड हिज कॉल। कॉल कॉल्ड, कॉल्ड क्या बन गया? वर्ब बन गया। ही क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, प्रोनाउन बन गया, ठीक। मी क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। येस्टरडे क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। येस्टरडे क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई काम कब किया गया। अच्छा, यू क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, प्रोनाउन बन गया। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, इनका अंग्रेजी में नाम होता है मॉडल्स, काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब बनने का। अटेंड क्या बन गया? अटेंड बन गया मेन वर्ब। कॉल क्या बन गया? कॉल बन गया ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, हर कॉल को ही कॉल बोलते हैं। कॉल, कॉल्स, 3 कॉल्स आ चुकी हैं, 27 कॉल्स आ चुकी हैं, काउंटेबल है, कॉमन नाउन के अंडर में चला जाएगा। थोड़ी सी कटिंग होगी, लो मैं साफ़ कर देता हूँ ताकि आप जब नोट्स वोट्स बनाते हो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दिस क्या बन गया? इसके लिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। दिस, दैट, दीज, दोस क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इन दो सेंटेंसेस से भी मैंने आपको यही सुनाया, इन दो सेंटेंसेस से भी मैंने आपको यही सुनाया कि कॉल, सिखाया कि कॉल क्या है? कॉल यहाँ वर्ब है और यहाँ नाउन है। तो ये 6 सेंटेंसेस से मैंने आपको मोटा मोटा ये समझाने की कोशिश करी है कि एक ही शब्द अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी कई बार यूज़ हो जाता है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बिल्कुल, अभी तो चौथी क्लास है यार इस बैच की, 4 क्लास में अगर आपके पास ये क्लैरिटी आ सकती है तो अभी 10-20 क्लास लगाने के बाद तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये सब्जेक्ट है, कि ये नाउन है, कि ये एडजेक्टिव है। ये तो चौथी क्लास के अंदर आप अगर इतना कर पा रहे हो, चौथी क्लास में अगर इतना कर पा रहे हो, तो आगे तो सोचो 10 क्लास बाद कितना बढ़िया कर पाओगे। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए जी, अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे। नाउन का बेसिक पढ़ा, थोड़ा प्रोनाउन पढ़ा, थोड़ा एडजेक्टिव पढ़ा, थोड़ा एडवर्ब पढ़ा, है ना। अब नंबर आ गया जी कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या करता है? नाम से क्लियर है, ये दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है ना। एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। फ्रेज आगे आएगा, फ्रेज जो है, फ्रेज क्या होता है? आगे आएगा, फ्रेज आगे आएगा, ठीक है। आज अपन क्लॉज और वर्ड्स को देखेंगे। क्लॉज क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, आज अपन उसको देखेंगे। बहुत आसान से, एक बार तुम तोड़ना, 30 सेकंड में तुम तोड़ना इसको, 30 सेकंड में तुम तोड़ना जरा इसको। चलो जी, आ जाइए। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। इज, एम, आर, वाज वर्ग के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रही हो, इज, एम, आर, वाज वर्ग के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रही हो, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब बनेगा, है ना। राम और श्याम एक मूवी देख रहे हैं, राम और श्याम एक मूवी देख रहे हैं, कौन कर रहा है इस काम को? राम और श्याम। तो इसका मतलब ये दोनों क्या बन गए? इसका मतलब ये दोनों क्या बन गए? सब्जेक्ट बन गए। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसकी प्रॉपर। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसकी प्रॉपर। दो दो सब्जेक्ट कैसे हो पा रहे हैं सर? दो दो सब्जेक्ट कैसे हो पा रहे हैं सर? क्योंकि कंजंक्शन लगी हुई है, आके ना। क्लियर हुई इतनी बात? वॉचिंग का ये ऑब्जेक्ट है, मूवी, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, हर मूवी को मूवी कहते हैं। मुकेश गा भी रहा है और डांस भी कर रहा है, मुकेश गा भी रहा है और डांस भी कर रहा है, मुकेश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी प्रॉपर हो गया, हाँ के ना।
इज क्या बना, हेल्पिंग वर्ब बना। सिंगिंग क्या बना, मेन वर्ब बना। डांसिंग क्या बना, मेन वर्ब बना। दो दो मेन वर्ब कैसे आ गई सर, कंजंक्शन लग गई ना यार, कंजंक्शन लग गई, इसलिए दो दो मेन वर्ब आ गई। तो हमने कंजंक्शन को चीज़ों को जोड़ते हुए देखा, पहले भी देखा। एक सेंटेंस याद है, पिछली क्लास का एक सेंटेंस याद है, पिछली से भी पिछली का बल्कि, वी नीड ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर्स। ब्रेव एंड लॉयल, दो एडजेक्टिव को जोड़ दिया। ऐसे ही दो एडवर्ब को जोड़ना कुछ याद है, महेश स्पीक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली। तो ये दो एडवर्ब को भी जोड़ देता है, दो एडजेक्टिव को भी जोड़ देता है, दो नाउन को भी जोड़ देता है। यहीं पे यू एंड आई लिख दूं, यू एंड आई लिख दूं, ही एंड शी लिख दूं, तो दो प्रोनाउन भी जुड़ जाएंगे। दो नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है, दो वर्ब को जोड़ सकता है, देखो ये जोड़ रखा। दो एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, दो एडवर्ब को जोड़ सकता है। यानी शब्दों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। क्लियर हुई इतनी बात? चलो जी नेक्स्ट भाई, अब क्लॉज वाला पार्ट देखते हैं। क्लॉज क्या होता है, कभी एक कंजंक्शन जो है क्लॉज को जोड़ता है, कैसे देखते हैं, होता क्या है क्लॉज। क्लॉज एक सेंटेंस का वो भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो। कई बार क्या होता है एक ही सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस एक ही है और उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बेसिकली, उसमें जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक जोड़ा है ना, एक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं क्लॉज। और कंजंक्शन उन दोनों को भी जोड़ने का काम करता है। आओ समझाता हूं कैसे। सेंटेंस देखो जरा, इन दोनों सेंटेंस को देखो एक बार। पता नहीं मुझे ऐसी क्यों वाइब आ रही है, कि मेरे बिना पढ़ाए, मेरे बिना बताए भी तुम इन दोनों को तोड़ दोगे और समझ लोगे। पहले तुम 30 सेकंड खुद करो। अगर खुद ने कर दिया ना, अच्छा सर ये यहाँ से इतना ये क्लॉज बन जाएगा, ये क्लॉज बन जाएगा, ये कंजंक्शन बन जाएगी, उसका अलग ही मजा होगा। 30 सेकंड पहले आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। आ जाओ। अगर तुम लेट आए मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, अगर तुम लेट आए मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। ठीक, अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाला तो एक एक यूनिट सा लग रहा है और ये वाला एक यूनिट सा लग रहा है। ध्यान रखना सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस दो नहीं है। फुल स्टॉप एक तो समझ जाओ कि सेंटेंस भी एक। फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप को असली नाम है, फुल स्टॉप तो देसी भाषा का नाम है, इसका ग्रामर में नाम है टर्मिनेटर। जैसे हिंदी में वो डंडा सा होता है ना पूर्ण विराम, कि वाक्य खत्म हो गया, ऐसे इंग्लिश में होता है ये फुल स्टॉप टर्मिनेटर। इसका ये दिखाने का काम होता है कि सेंटेंस खत्म हो गया। अगर एक फुल स्टॉप है तो सेंटेंस भी एक ही है। तो फिर सर ये दो क्या चीज़ें, तो ये कम क्या हो गया जी, ये कम क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया, लेट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर? अगर तुम लेट आए, अब सर कम वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बताया था, आना जाना, कम गो, इसमें कोई एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, वो आया वो चला गया, इसमें कोई एक्शन का ट्रांसफर हुआ, तो एक्शन का किसी चीज़ पर ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा। तो यानी यू सब्जेक्ट हो गया, कम वर्ब हो गया, लेट एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, आई क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, विल क्या बन गया, मॉडल है हेल्पिंग वर्ब बन गया, इन्फॉर्म क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया, किसको बता दूंगा, पेरेंट्स को, ऑब्जेक्ट बन गया, योर क्या बन गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। क्लियर हुई इतनी बात? तुम लेट आए, मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। दो बातें, दो क्लॉज हैं, इनको आपस में जोड़ कौन रहा है, इनको आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, वो कर रहा है जी इफ। ये क्या बना, कंजंक्शन। कंजंक्शन दो जगह पर लगाई जा सकती है, या तो वाक्य के शुरू में या बीच में। अगर बीच में लगाओगे तो ऑब्वियसली इसको पलटना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इफ यू कम लेट, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इफ यू कम लेट। तो स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। अगर वाली बात, कंडीशन कहाँ है, कंडीशन ये है, तो इफ रहेगा तो इसके साथ ही। अब आप इसको शुरू में लिख दोगे तो इफ भी शुरू में लगा चला जाएगा, अगर कंडीशन बाद में लिखोगे तो इफ बीच में आ जाएगा, है ना। ऐसे हो जाएगा, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आए। क्लियर होगी इतनी बात? इस पे आ जाएगी। द थीफ वॉज रनिंग वेरी फास्ट बट द पुलिसमैन कॉट हिम। वो जो चोर था बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। अब फिर वही बात, फुल स्टॉप एक है, सेंटेंस तो एक ही है, ये दो क्या चीज़ें हैं, दो क्लॉज हैं। रन रैन रन ये क्या बन गया, मेन वर्ब, वॉज क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब, थीफ क्या बन गया, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसकी कॉमन, हर थीफ कोई थीफ बोलते हैं, है ना। अच्छा कैसे भाग रहा था, वो तेज भाग रहा था,
तो ये बना आपका एडवर्ब मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है, कितना तेज भाग रहा था, बहुत तेज भाग रहा था। ये बना एडवर्ब डिग्री, किसी चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ाने वाला। रन का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं, फिर से वही वाली बात, रन में एक्शन का ट्रांसफर हुआ कहाँ किसी के ऊपर, खुद ही भाग रहा है ये तो चोर जो है, द थीफ वॉज रनिंग वेरी फास्ट बट द पुलिसमैन कॉट हिम, वो जो चोर है बड़ी तेज भाग रहा था लेकिन पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया था। वॉज रनिंग, रनिंग मेन वर्ब हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, थीफ सब्जेक्ट हो गया। कैसे भाग रहा था, तेज भाग रहा था। कोई काम कैसे हो रहा है, एडवर्ब मैनर, कितनी तेज, बहुत तेज, ये बना जी एडवर्ब डिग्री। क्लियर हुआ। बट क्या बनेगा, कंजंक्शन, क्योंकि इसका मतलब है लेकिन और यही दोनों क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, हाँ कि ना। ए एन द आर्टिकल होते हैं आपको पता ही है, ए एन द आर्टिकल होते हैं आपको पता ही है। पुलिसमैन क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बन गया, टाइप इसकी कॉमन बन गई, हर पुलिस वाले को पुलिसमैन ही कहते हैं। कॉट क्या बन गया, वर्ब बन गया, और हिम क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रोनाउन बन गया, हाँ कि ना। अब हमें इन दोनों सेंटेंसेस से ये पता चल गया है जो कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन दो चीज़ों को जोड़ने के काम आती है। अब वो दो वर्ड भी हो सकते हैं और दो क्लॉजेस भी हो सकते हैं। क्लॉज हमने देख लिया क्या होता है, कुछ नहीं यार, सेंटेंस का वो पार्ट, देखो डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस का वो भाग जिसकी अपनी सब्जेक्ट और मेन वर्ब। मान लो ये सेंटेंस इतना ही हो, यू केम लेट, कुछ ना होता, सिंपल छोटा सा सेंटेंस होता है, या पिछले जितने सेंटेंस है वो देख लो। आई वॉन्ट योर हेल्प, रोहन हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट, इनमें सब्जेक्ट और वर्ब के जोड़े कितने हैं, एक ही सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ भी एक ही सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ भी एक ही सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक ही जोड़ा है, तो इसका मतलब ये एक ही क्लॉज है पूरा। ये क्लॉज भी एक है और सेंटेंस भी एक है, ये क्लॉज भी एक है और सेंटेंस भी एक है। क्लियर हुई इतनी बात, हाँ जी। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कितने जोड़े हैं, एक दो, दो जोड़े हैं, तो यहाँ क्लॉज दो हो गए लेकिन सेंटेंस एक ही हो गया, क्लॉज दो हो गए सेंटेंस एक ही हो गया। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाइए। सर फास्ट एडजेक्टिव क्यों नहीं हुआ, एडजेक्टिव होता तो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता, बिल्कुल बेसिक सी बात है बच्चे, नोट्स अपने बनाइए, रिवाइज करिए। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताता है। एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब के लिए, किसी एडजेक्टिव के लिए या दूसरे एडवर्ब के लिए आता हो। अब थोड़ा सा आपने अगर नोट्स बनाए होते, पीछे के लेक्चर लगाए होते, तो आप ये सवाल ना पूछ रहे होते, लेकिन आप ना ढंग से पढ़ेंगे ना नोट्स बनाएंगे, तो फिर रोज ऐसे ही परेशान होंगे। अब यहाँ पे फास्ट जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, किसके लिए आया वो, चोर जो था बड़ी तेज भागा था, कैसे भागा, तेज भागा, भागने के लिए आया, ये रन के लिए आया, जो वर्ब के लिए आया वो एडवर्ब होगा, कितना तेज, वेरी फास्ट, जो दूसरे एडवर्ब के लिए आया वो खुद भी एडवर्ब होगा। कैसे एडजेक्टिव हो जाएगा ये, कैसे एडजेक्टिव हो जाएगा बताओ। तो थोड़ा सा बच्चे मैं फिर बता रहा हूँ, आराम से अपने लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बनाइए, सब समझ आएगा। लेकिन आप सोचे कि मैं लेक्चर भी ना लगाऊं, अपने आप ही हो जाए सब, या मैं नोट्स ना बनाऊं, पीडीएफ कलेक्टर बनता रहूं, तो बच्चे बात बनेगी नहीं। ऐसे 2-3 साल कोचिंग लेते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, माँ बाप के पैसे खराब करते रहोगे। नेक्स्ट पढ़िए, अगला है बिल्कुल आसान। इसके अंदर अब कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है, सर ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस में दो कंजंक्शन आ जाए। हाँ बच्चे, हो सकता है, तीसरा क्लॉज और लिख सकते हैं, उतने लंबे सेंटेंस भी लिखेंगे आगे कोर्स में, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही कंजंक्शन आ सकती है। अगर 3 क्लॉज होंगे, कंजंक्शन क्या, कंजंक्शन एक टाइप की गोंद है, ठीक है, गम है एक टाइप की। 2 क्लॉज हैं, उनको जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन लगी। 3 क्लॉज होंगे तो 2 कंजंक्शन लगेंगी। 4 क्लॉज होंगे तो 3 कंजंक्शन लगेंगी। उतने लंबे सेंटेंस भी आगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन क्या काम करता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशन। ये फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के काम आता है। जैसे बंदा खुश होगा तो कहो हुर्रे वी वॉन द मैच, है ना। फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का काम आता है। दुखी हो गया तो क्या बोल देगा, अलास। आगे कहानी सेम है। विन वॉन वर्ब हो गया, बी सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, और मैच क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी कॉमन हो गई। ऐसी फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हिज ने पोजेशन बना दिया फादर पे, उसके पिताजी, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। डाइड क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब डाई वर्ब का ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, मर जाना, किस पर एक्शन ट्रांसफर हुआ, वो मर गया, इसमें कोई एक्शन का ट्रांसफर हुआ नहीं, तो ये वर्ब हो गई। येस्टरडे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। कोई काम कब हो रहा है उसको बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक।
नाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कहाँ काम करता है, थोड़ा प्रोनाउन बताया। प्रोनाउन की टाइप अभी चैप्टर प्रोनाउन ही शुरू होगा पहले, इसलिए नहीं बताई अभी, आप आगे आएगा, है ना। हमने एडजेक्टिव की टाइप्स देखी, कितनी टाइप का है, और भी बहुत सारी होती हैं, भी बेसिक टाइप्स कराई हैं आपको, उनको सेंटेंस में पहचानना देखा। एडवर्ब कितनी टाइप का है वो देखा, सेंटेंस में पहचानना देखा, कंजंक्शन का काम देखा, इंटरजेक्शन का काम देखा। ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कुछ एक्स्ट्रा छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें एक्स्ट्रा और भी कर लेते हैं, ठीक है। आओ जरा देखने की कोशिश करो। ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम देसी भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, जिनको हम देसी भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई 500 हेल्पिंग वर्ब है। ये जो बोर्ड पे लिखी हुई है बस इतनी है, ये जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं बस इतनी ही है हेल्पिंग वर्ब, इससे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को दो टाइप में बांट देते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हाई फाई नाम यूज़ करना है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे यूज़ कर लेते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है, कौन सी कहाँ लगाते हैं, क्या मीनिंग होता है, आओ उसको समझो। प्राइमरी वाली जो है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन सकते हैं। प्राइमरी वाली के पास खास पावर क्या है, प्राइमरी वाली के पास खास पावर क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना दोनों काम कर सकते हैं। प्राइमरी वाली जो है हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना दोनों काम कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। लेकिन मॉडल सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं, मॉडल सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं। इसमें दो मॉडल को छोड़ के नीड और डेयर का फंडा थोड़ा सा अलग है, नीड और डेयर का फंडा थोड़ा सा अलग है। ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं, ये मॉडल चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन जाते हैं, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनता है। जैसे अपन ने सेंटेंस देखा था, हमने सेंटेंस देखा था अमन इज़ अ टीचर, तो वहाँ इज़ मेन वर्ब बन गया था। लेकिन अमन इज़ डांसिंग, अमन इज़ प्लेइंग, अमन इज़ स्लीपिंग, इसमें इज़ क्या बनेगा, इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब बनेगा, है कि ना। तो जो प्राइमरी वाली हैं, ये जो प्राइमरी वाली हैं ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन सकती हैं, और ये वाली जो है ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बन सकती है। एक डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा काम में डिफरेंस है, दूसरा इनके काम में डिफरेंस है। ये क्या काम आती हैं, ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन में मदद करती हैं, टेंस की आइडेंटिफिकेशन में मदद करती हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सेंटेंस लिख के कराया था, कुछ याद आ रहा है। अमन इज वॉचिंग अ मूवी, अमन वॉज वॉचिंग अ मूवी, अमन विल बी वॉचिंग अ मूवी। सब में अमन 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 आ रहा है, सब में वॉचिंग 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 आ रहा है, सब में मूवी 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 आ रहा है। टेंस चेंज किस वजह से हो रहा है, अमन इज वॉचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अमन वॉज वॉचिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, अमन विल बी वॉचिंग अमन वॉज वॉचिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस, अमन विल बी वॉचिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। समझ में आया। तो कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज होने से हमें टेंस का पता चलता है कि आईएनजी से कॉन्टिन्यूस तो पता चल गया, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, ये कौन बताता है, ये बताता है हेल्पिंग वर्ब, ये वाली। ऐसी अगर टेंस आगे डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन हल्का फुल्का अपनी 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं थोड़ी सी याददाश्त लेके आओ। वर्ब की तीसरी फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है। आई हैव ईटन लिखूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैड ईटन लिखूं तो ये पास्ट परफेक्ट है, आई विल हैव ईटन लिखूं तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। ईटन 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 तो तीनों में आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, वो किसको देख के जज होगा, हेल्पिंग वर्ब को देख के। हैज हैव हुई तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड हुई तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव हुई तो फ्यूचर परफेक्ट। तो अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल में क्या फ़र्क है। एक तो ये फ़र्क है कि प्राइमरी वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाती हैं, ये वाली सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। आई कैन क्रिकेट नहीं लिख सकते, आगे वर्ब चाहिए, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन वॉच क्रिकेट, है कि ना। आई मे डैश, आई मे स्टेशन नहीं चलेगा, आई मे गो टू द स्टेशन। कुछ आई बात समझ में, ये अकेली नहीं आ पाएंगे, इनको मेन वर्ब चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन सकते। दूसरा, इनका काम होता है टेंस में टेंस की आइडेंटिफिकेशन कराना, इनका काम होता है मीनिंग में चेंज करना। हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, इनको यूज़ किया जाता है कुछ मीनिंग कन्वे करने के लिए। जब आप कुछ मतलब मीनिंग में हल्का सा वर्ब के मीनिंग में थोड़ा चेंजेस लाना चाहते हो, जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, तो मेरे अंदर क्षमता है क्रिकेट खेलने की,
आई मे प्ले क्रिकेट, शायद मैं क्रिकेट खेल लूँगा। आई शुड प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? मॉडल लगाने से वर्ब के मीनिंग में चेंजेस आ रहे हैं, तो इनका काम होता है वर्ब के मीनिंग को थोड़ा मॉडिफाई करना, इनका काम होता है टेंस की आइडेंटिफिकेशन कराना। गिनती की इतनी सी हैं। बी की फॉर्म्स कराया था ना मैंने आपको, बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वाज, वर। ऐसे ही डू की फॉर्म्स डू, डज, डिज। ऐसे ही हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड। प्राइमरी वाली में ये आती हैं और इधर आती है मॉडल वाली, कैन, कोड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब। एक छोटा सा डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक छोटा सा डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा उसको देखो जरा। छोटा सा डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको देखो। अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई हैव अ कार, और एक मैंने लिखा ही इज अ टीचर, ठीक है। एक कुछ भाई ना, मतलब इतनी सी चीज में परेशान है, बताओ कि सर कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में क्या फ़र्क है। मुझे एक बात बता, इतना तो हर बच्चे को पता होगा ना यार, इतना तो हर बच्चे को पता होगा कि ये सब प्रीपोजिशन होती हैं। इतना तो मुझे लगता है 5वीं पास बालक को भी पता होता है। ले, इनको अपनी कॉपी में चढ़ा लियो, इनकी कॉपी में चढ़ा लियो तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हालांकि बेसिक बात है, जैसे दोनों को सब्जेक्ट बनाना है, ऐसा काम प्रीपोजिशन थोड़ी करती है। प्रीपोजिशन तो सिर्फ सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन ऐड करती है। वो दो सब्जेक्ट इकट्ठे लिखने हों, दो वर्ब इकट्ठे लिखने हों, दो एडजेक्टिव इकट्ठे लिखने हों, उनका काम ये था। लेकिन फिर भी अगर तुझे नहीं पता तो ऐसे कर लियो। ले, कुछ कंजंक्शन भी लिख देता हूँ, तेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ये कौन सी का क्या मीनिंग होता है, कौन सी कहाँ लगाते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन लिख देता हूँ, थोड़ी शायद तेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तेरी क्या, काफ़ी लोगों की हो जाएगी। लिख लेना इसको, कोई बात नहीं। और भी काफ़ी सारी दिमाग में आ रही हैं, जैसे येट आ रही है, स्टिल आती है, लेकिन वो एडवर्ब भी हो सकती हैं, कंजंक्शन भी हो सकती हैं, फिर तुम कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं उनको अभी लिख नहीं रहा हूँ। अभी मोटे मोटे तौर पे इनसे आपका काफ़ी ज़्यादा काम चल जाएगा। बट तो आगे होगी, बट नहीं आई। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ये दो चार चीज़ें आप लिख लेना, थोड़ी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। हालांकि एक छोटी सी बात समझने की कोशिश कर बच्चे, कि प्रीपोजिशन जब भी आती है तो उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बनता है। प्रीपोजिशन जब भी आती है तो उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बनता है। कंजंक्शन का काम होता है चीज़ों को जोड़ना। दो क्लॉज को जोड़ने का काम प्रीपोजिशन कर सकती है क्या? कभी प्रीपोजिशन दो क्लॉज को जोड़ने के लिए आती है क्या? नहीं। दो क्लॉज को जोड़ने का काम तो सिर्फ कंजंक्शन ही कर सकती है ना। और जब ये कंजंक्शन दो शब्दों को भी जोड़ती है तो नोटिस तो कर क्या रही है, कि दो सब्जेक्ट बनाने हों, दो ऑब्जेक्ट बनाने हों, दो एडजेक्टिव जोड़ने हों, दो एडवर्ब जोड़नी हो, वो कर रही है। ये सेंटेंस में खाली नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है, हाँ कि ना। तो ये वर्ड थोड़े से लिख लेना, इससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो अब पढ़ा लूँ आगे। अब फिर से, एक बार फिर से, मैंने क्या कहा, इनका नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इनका नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको देसी भाषा में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी वाली, दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी वाली और मॉडल्स। फर्क क्या होता है दोनों में? प्राइमरी वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाती हैं, लेकिन जो मॉडल वाली होती हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनती हैं।
काम में क्या डिफरेंस है, ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन में मदद करती हैं, ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन में मदद करती हैं, और ये वाली जो है ये मीनिंग में चेंज लाती हैं। अगर मैं कहूँ ही कैन हेल्प अस, मतलब उसमें क्षमता है हमारी मदद करने की, पैसा वैसा है उसके पास। ही मे हेल्प अस, शायद वो हमारी मदद कर दे। ही शुड हेल्प अस, उसको हमारी मदद करनी चाहिए, हाँ कि ना। ही यूज टू हेल्प अस, वो हमारी मदद किया करता था। तो ये चेंज करती हैं मीनिंग को, ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। अब एक छोटा सा जो आपका डाउट आ सकता है उसको देखो जरा। अगर मैं कहूँ अब मैंने एक बी की फॉर्म, एक हैव की फॉर्म और एक डू की फॉर्म, एक बी की फॉर्म, एक हैव की फॉर्म, एक डू की फॉर्म को मेन वर्ब बना के 3 सेंटेंसेस लिखे, ठीक है। मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे, क्लियर हुई इतनी बात। अब अगर आपको याद हो तो बी की फॉर्म तो लिंकिंग वर्ब मैंने पढ़ा रखी कि बी की फॉर्म में कोई एक्शन नहीं होता, बी की फॉर्म में कोई एक्शन नहीं होता, ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है, चीज़ों को लिंक करने के काम आती है, हाँ कि ना। तो कहीं ऐसा मत कर देना, कहीं ऐसा मत कर देना कि इन सबको भी तुम लिंकिंग वर्ब बना दो, कहीं ऐसा मत कर देना कि इन सबको तुम लिंकिंग वर्ब बना दो। एक छोटा सा डाउट जो बच्चे को आता है वो ये हो सकता है कि अगर ये तीनों मेन वर्ब बनती हैं तो बी की फॉर्म तो लिंकिंग वर्ब बनती है, उसका काम होता है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता, किसी के बारे में कुछ बताने का काम, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही हमने देखा है। तो इसमें सर ये हैव भी लिंकिंग वर्ब होगी क्या, इसमें सर हैव भी लिंकिंग वर्ब होगी क्या, और इसमें सर ये डिड भी लिंकिंग वर्ब होगी क्या? नहीं बच्चे, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होंगी। खुद थोड़ा सा याद कर, मैंने तुझे एक देसी भाषा मतलब देसी पहचान बताई थी। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही होता है जो सब्जेक्ट होता है। जब आपने लिखा अमन इज ए टीचर, टीचर कौन है? अमन। अमन इज ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? अमन। एडजेक्टिव भी लगाते हो अगर आप, अमन इज टॉल, टॉल कौन था? अमन। अमन इज पुअर, गरीब कौन है? अमन। अमन इज स्टूपिड, स्टूपिड कौन है? अमन। अमन इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है? अमन। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के लिए ही तो आता है ये। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या गाड़ी और ये आई एक ही है क्या? क्या गाड़ी और ये आई एक ही है क्या? बोलो। क्या टास्क और ये ही एक ही है क्या? तो छोटी सी बात अपने भेजे में डालना कि भले ही मेन वर्ब का काम बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म तीनों कर सकती हैं, लेकिन तीनों लिंकिंग वर्ब नहीं होती। लिंकिंग वर्ब सिर्फ बी वाली फॉर्म ही होती है, सिर्फ ये लिंकिंग वर्ब बनेगी, ये वाली दोनों लिंकिंग वर्ब नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? बिल्कुल बेसिक लॉजिक से मैंने आपको बताया। लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं? जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती हो, हाँ कि ना। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। अमन, ये ही और ये टीचर एक ही हैं, लेकिन क्या गाड़ी और आई एक है? क्या टास्क और ही एक है? नहीं। तो इनको सिंपली जैसे पहले तोड़ते थे वैसे ही तोड़ेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। मुझे पता है काफियों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर एक्शन तो यहाँ भी नहीं हो रहा, मेरे पास एक गाड़ी है, एक्शन तो यहाँ भी नहीं हो रहा। लेकिन बच्चे सिर्फ एक्शन की पहचान, लिंकिंग वर्ब में सिर्फ एक्शन वाली पहचान बताई मैंने आपको, और भी तो टर्म्स एंड कंडीशन है ना। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। क्या गाड़ी ये एक है? तो लिंकिंग वर्ब बनने के लिए दो चीजें होनी चाहिए ना, एक तो एक्शन ना होता हो और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता हो जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो, हाँ कि ना। वो कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब नहीं कहेंगे। इसको हम कहेंगे ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब कह लो, मेन वर्ब कह लो। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह से काम करती है तो उसका हाई फाई नाम लिंकिंग वर्ब हो जाता है, और ये टीचर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, वो सब बातें आप जानते हो, अब करने लग गए होगे। ये था जी आपका हेल्पिंग वर्ब का बेसिक, ठीक है। ये सब था आपका हेल्पिंग वर्ब का बेसिक। आगे से हेल्पिंग वर्ब से अब डरने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी बात और, उनको ऐसा लग रहा होगा अरे यार हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग के लिए फीस दी थी कि तीसरी क्लास के लिए फीस दी थी। लेकिन आप अगर कमेंट को चेक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे हर 10 में से एक बच्चा ऐसा है जिसको ये आइडिया नहीं है कि गो लगेगा कि गोज लगेगा। और ये कन्फ्यूजन क्यों है आपको ये भी बता देता हूँ मैं। सबको पता है, सबको माइंड में ये तो पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी,
सबको माइंड में ये बात क्लियर है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन इस चीज़ में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मान लो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा बॉय, इसका मुझे प्लूरल बनाना है तो मुझे करना पड़ता है बॉयज़, ठीक है। नाउन में सिंगुलर से प्लूरल जाता है एस लगाकर, नाउन सिंगुलर से प्लूरल होता है एस लगाकर, बॉय बॉयज, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स। लेकिन वर्ब को चेक करो, वर्ब में हो रहा उल्टा। अगर गो लिखते हो तो ये होती है प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर गोज लिख देते हो तो ये हो जाती है सिंगुलर। इसी वजह से बच्चा काफ़ी कंफ्यूज रहता है। अब वो रटे तो रटे किसको, है ना। तो याद रखना ये एस या ई एस लगा के प्लूरल होता है नाउन का। नाउन में अगर ऐसे ई एस लगाओगे तो वो प्लूरल हो जाएगी, लेकिन अगर वर्ब में ऐसे ई एस लगा दोगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक, तो अब मुझे लगता है अब तो ये बात ऑब्वियस है कि ही तो सिंगुलर है, एक वचन है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, और गोज अगर सिंगुलर है तो गोज आएगा। ठीक है, ये जो नीचे वाली बातें इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। डू की कोई भी फॉर्म हो, यानी डू, डज, डिड, या फिर कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो इसके बाद जो आने वाली मेन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में होगी। अब ये बेस फॉर्म क्या होती है आपको बेसिक में बताया था मैंने, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, बेस फॉर्म होती बेसिक फॉर्म। कुछ वर्ब को छोड़ के, जैसे बी वगैरह को छोड़ के, अब बी में इज, एम आर, वाज वर्ब है ना, इज, एम आर पहली फॉर्म है। कुछ वर्ब को इक्का दुक्का, बल्कि मेनली तो बी की फॉर्म को छोड़कर बाकी सब में आप ये समझ सकते हो कि वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली। बेस फॉर्म 99.99% जो है क्या होती है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली, वो होती है बेस फॉर्म। क्लियर है, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे। अगर कुछ ना लिखा हो हेल्पिंग वर्ब वगैरह तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, लेकिन अगर डू, डज ये सब आ जाए तो इसके बाद कभी भी ना V2 आएगा, ना V3 आएगा, ना ING आएगा, कुछ भी नहीं, सीधा क्या आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म। अब ये बात आपको कितनी छोटी लग रही होगी, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मैं आपको 2023-22 के इन्हीं के एग्जाम्स के अंदर आपको मैं ज़्यादा नहीं तो 50 सवाल, 50 क्वेश्चंस सिर्फ इस चीज़ पर दिखा सकता हूँ। सेंटेंस ऐसे दिया हुआ है, राहुल डिड नॉट वेंट देयर विद शालिनी। सेंटेंस आगे और कितना भी लंबा कर सकते हैं, राहुल डिड नॉट वेंट देयर विद शालिनी, सो हिज फादर स्कोल्डेड हिम, या कुछ भी XYZ। ठीक है, अब यहाँ पे डू, डज, डिड अगर आ गया तो इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, बेसिक फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे वेंट नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, गो लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इस बेस पर, इस टुच्चे से कॉन्सेप्ट पर 50 से 60 सवाल आते हैं। सारी शिफ्ट अगर मिला ली जाए ना एग्जाम की, जैसे CDS वगैरह में, NDA में तो कम ही शिफ्ट होती है ना, एक एक दो उनका तो ऑफलाइन पेपर होता है। लेकिन अगर SSC जैसे एग्जाम की बात करूं तो अगर 40-42 शिफ्ट हो रही है ना, तो 40-42 शिफ्टों के क्वेश्चन सारे मिला लूं तो 40-50 सवाल इस कॉन्सेप्ट पर आए पिछले 2-3 सालों में। अभी कितनी छोटी सी बात है और हर बच्चे को पता भी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है, नाउन का प्लूरल होता है SAES लगा के, लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाती है SAES लगा के। ठीक है, और डू, डज, डिड और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया, आ जाओ। जब आप पहले दिन आए थे मेरी क्लास में, तब मैंने कहा था वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कार्य को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी 3 फॉर्म होती है। फिर आप जब दूसरा दिन आ गया तो मैंने कहा कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, लिंकिंग वर्ब पढ़ाई मैंने आपको, है ना, लिंकिंग वर्ब पढ़ाई मैंने आपको। कुछ वर्ब ऐसी भी थी जिनमें एक्शन नहीं होता। आज अपन ने एक ऐसा एग्जाम्पल और देख लिया, हैव वाला एग्जाम्पल, इसमें भी एक्शन नहीं होता, पोजीशन बनने काम करती है। आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, है ना,
कोई बंदा है जैसे ही हैज़ कैंसर, उसको कैंसर है। तो बस फर्क क्या है दोनों में, ये लिंकिंग वर्ब हो सकती है, ये नहीं हो सकती। कैसे देखोगे? क्या जस्टिफिकेशन है इस बात की? लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं लिंकिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब? क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। टीचर और ही एक ही हैं, कार और आई एक नहीं। तो ये उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है कि उसको हैव वाली फॉर्म को लिंकिंग वर्ब क्यों नहीं कहते। ठीक है, तो हमने देखा कि वर्ब एक ऐसी वर्ड होती है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे। फिर हमने देखा कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जिसमें एक्शन नहीं होता। आज अपन कुछ और नई टाइप की वर्ब देखेंगे जिनको बोलते हैं अर्गेटिव वर्ब्स, जिनको बोलते हैं अर्गेटिव वर्ब्स। देसी भाषा में इनका नाम होता है हैपनिंग वर्ब्स। ये हैपनिंग को रिप्रेजेंट करती। वर्ब को 3 प्रकार में बांटा है मैंने। एक तो ऐसी वर्ब जो एक्शन को दिखाती हूँ, एक ऐसी वर्ब जिसके अंदर कोई एक्शन ना होता हो, मेनली इसके अंदर लिंकिंग वर्ब है या फिर कह लो हैव वाली फॉर्म है। ठीक, तीसरी हुई अपनी अर्गेटिव वर्ब। आओ एक एक करके एग्जांपल से वापस दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इट शोज स्टेट ऑफ एक्शन, पहला काम। वर्ब का पहला काम क्या है? एक्शन को रिप्रेजेंट करना, डूइंग को रिप्रेजेंट करना, किसी कार्य को रिप्रेजेंट करना। मोहन एट माई केक, मोहन ने मेरा केक खा लिया था। और ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली चला गया था। ठीक है, ईट एट ईटन क्या बन गया जी? वर्ब बन गया। मोहन क्या बन गया जी? सब्जेक्ट बन गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बन गया, टाइप प्रॉपर बन गया। ये सब तो अब तुम करने लग गए होगे, है ना। केक क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बन गया। टाइप इसकी मटेरियल भी हो सकती है और टाइप इसकी कॉमन भी हो सकती है। अगर हम एक केक, दो केक, वैसे तो पीस ऑफ केक या बार ऑफ केक ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करना चाहिए। 99% इसको अपन मटेरियल में ही यूज़ करते हैं। मोहन ने मेरा केक खा लिया, केक के ऊपर पोजेशन बना दिया जो नाउन के साथ लगकर उस पोजेशन बनाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन है, दिल्ली इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। गो, वेंट, गॉन, गो वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है, जाना, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट रखेगी नहीं। दिल्ली जो है टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है। ये सब बातें आप जानते हो, कुछ नया नहीं है इसमें। ये खाली मैं बस आपको एक टाइप से रिवाइज करा रहा हूँ कि वर्ब का एक काम तो था भैया एक्शन को रिप्रेजेंट करना। इस वाले काम में इसके पास ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, आगे चल के आपको भी पढ़ाऊंगा अभी 2-5 मिनट बाद ही कि जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके पास नहीं होता है वो कहलाती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो जब वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कार्य को रिप्रेजेंट करती है, तो उस केस में वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और वो इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। जब वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है तो उसका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, सेंटेंस पे डिपेंडेंट होगा, वर्ब पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्ब ये बीइंग को रिप्रेजेंट करने लग जाए, किसी का कुछ होना, यानी लिंकिंग वर्ब को रिप्रेजेंट करने लग जाए, अगर वो लिंकिंग वर्ब को रिप्रेजेंट करने लग जाए, उस केस में आपको पता कि ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, क्योंकि एक्शन हो ही नहीं रहा, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। कुणाल बड़ा एरोगेंट था, है ना। ये तोड़ना तो आप जानते ही हो। ही सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया, वॉज लिंकिंग वर्ब हो गया। बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह से काम कर दे तो लिंकिंग वर्ब होती है। आगे से अगर मैं बी की फॉर्म के ऊपर लिंकिंग वर्ब लिख दूँ ना, तो समझ जाना मेन वर्ब भी यही है, या बी की फॉर्म के ऊपर मेन वर्ब लिख दूँ ना, तो समझ जाना कि लिंकिंग वर्ब भी कहना चाहते हैं। दो दो मत लिखवाया करो। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब बने तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दोनों दोनों लिखने पड़ते हैं हर बार। अब तो समझ में आ गई ना बात। डॉक्टर नाउन हो गया, टाइप कॉमन हो गई, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना हो गया। ठीक है, अच्छा, कुणाल इज वेरी एरोगेंट, कुणाल बड़ा एरोगेंट है, फिर से वही लिंकिंग वर्ब हो गया। कुणाल सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी प्रॉपर हो गया। अच्छा, कुणाल कैसा है? एरोगेंट है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, पढ़ा है ना हमने बेसिक में कि नाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। वेरी क्या हो गया? इसके लिए एडवर्ब हो गया, कौन सा? डिग्री वाला, जो इसकी इंटेंसिटी को उठा रहा है। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा, तो हमने देखा ऑब्वियस बात है लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता ही नहीं कभी। लिंकिंग वर्ब में तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो लिंकिंग वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होती है। ये वाली बात हमें समझ में आ गई कि लिंकिंग वर्ब जो होती हैं, इज, एम, आर, वाज वर्ब, बी, बीन अगर मेन वर्ब की तरह से काम करती है तो ये हमेशा इनट्रांजिटिव होती है।
इनट्रांजिटिव का मतलब इनका ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता है। ये वाली इनका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट होना और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ना होना। क्लियर है? इसमें कोई अभी तक कोई नया नहीं है, इसमें कोई नया नहीं है, नया अब है, नया अब है। ठीक है, हैपनिंग वर्ब, इन वर्ब में जो काम होता है वो अपने आप हो जाता है, इन वर्ब में जो काम होता है वो अपने आप हो जाता है। ठीक, इसलिए इनको बोलते हैं हैपनिंग वर्ब या अर्गेटिव वर्ब। अक्सर आपने ऐसे सेंटेंसेस यूज किए होंगे, देखे होंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ऐसे सेंटेंस आपने यूज किए कभी? दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। ऑब्वियस बात है कोई हवा ववा आई होगी, ऐसे को भूत प्रेत थोड़ी है, लेकिन बोलते हम ऐसा ना, दरवाजा खुल गया, मूवी शुरू हो गई, कपड़े सूख गए। अब इसमें ज़्यादा साइंस मत लगाना, सर कपड़े अपने आप थोड़ी सूखते हैं, सनलाइट आएगी उसके ऊपर गिरेगी, उसके जो वाटर वेपर्स हैं सर वो इवेपोरेट होंगे, ये वो। तो भैया जो बीटेक तुमने कर रखी है, जो 10वीं तुमने पास कर रखी है, मैंने भी कर रखी है। ठीक, ज़्यादा साइंसदान मत बनना यहाँ पे। बात ऐसी है कि बोलने का तरीका, कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे तुमने तुमने बॉल को लात मारी। ठीक है, बॉल घिसटती गई, थोड़ी देर बाद तो रुकेगी, तुम कहोगे बॉल रुक गई। अब उसमें तुम साइंसदान बनो, सर ऐसे थोड़ी रुकती है। एक्चुअली सर बॉल और सर सरफेस के बीच में है फ्रिक्शन। सर मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के दिखा सकता हूँ, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा एंड ऑल, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी। अंग्रेज नहीं बनना है, समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे जब आपको मीनिंग देने होते हैं ना, जो काम आप दिखाना चाहते हो अपने आप हो गए, वो गिर गया, वो फिसल गया, कपड़े सूख गए, कुर्सी टूट गई, गेट खुल गया, ऐसे वाले जब मीनिंग देने होते हैं तो इनको बोलते हैं हैपनिंग वर्ब। इनका देसी भाषा में नाम होता है, मतलब देसी भाषा में हैपनिंग वर्ब, और ज़्यादा अंग्रेज बनना तो अर्गेटिव वर्ब। ठीक है, सेंटेंसेस देखिए। सूरज सूरज पूर्व में उगता है, उगाता कोई सूरज को? अपने आप उगता है, हाँ कि ना? तो इस सेंटेंस के अंदर ये राइजेस क्या बन गई? वर्ब बन गई। सन क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। सूरज पूरब में उगता है, इन क्या बन गया? प्रीपोजिशन बन गया। ईस्ट क्या बन गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, किसी डायरेक्शन का नाम है, नाउन है, हाँ कि ना? ऐसे इसमें रोहन सीढ़ियों से गिर गया, फॉल फेल फॉलन वर्ब हो गया, रोहन सब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, स्टेयर्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आइसक्रीम पिघल गई, मेल्ट वर्ब हो गया, आइस क्रीम नहीं है, सॉरी आइस ही है, सब्जेक्ट हो गया। कैसे पिघली? बड़ी जल्दी से पिघली। कैसे पिघली? बड़ी जल्दी से पिघली। एडवर्ब मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है? जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है, क्विकली, स्लोली। वेरी क्या बन गया? इसके लिए एडवर्ब डिग्री बन गया, इसकी इंटेंसिटी उठा रहा है कि बड़ी तेजी से पिघली। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, इतनी बात आई समझ में? तो इन वर्ब से बेसिकली क्या काम किया जाता है? ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इन वर्ब से ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है जो आप ये कहना चाहते हो अपने आप हो रहे हैं। ठीक है, अपने आप हो रहे हैं। अब इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक तो ऑब्वियसली कुछ और होता है, लेकिन हम मीनिंग ऐसा देते हैं कि ये काम अपने आप हो रहे हैं। अब नोटिस करो किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, नोटिस करो किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो ये जो हैपनिंग वर्ब होती हैं, अर्गेटिव वर्ब होती हैं, इनमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी ये भी कैसी होती हैं? इनट्रांजिटिव होती है। क्लियर हुई इतनी बात? कुछ एग्जांपल है, बिगिन, क्रैक। ऐसा नहीं कि देखो इनको रट के काम चल जाएगा, क्योंकि बिगिन अर्गेटिव वर्ब भी होती है, एक्शन वर्ब भी हो सकती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं कहूं कि मूवी शुरू हो गई, तो मूवी बिगैन, मूवी शुरू हो गई। ठीक, और दूसरा अगर मैं कहूं यू शुड बिगिन द टास्क, यू शुड बिगिन दिस ऑपरेशन। तो बिगिन जो होती है किसी चीज को भी शुरू किया जा सकता है और कोई चीज शुरू भी हो सकती है, तो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ब्रेक माने तोड़ना है। ठीक है, मान लो मैं कुर्सी लूं और दे दे के मारूं, तोड़ दूं, आई ब्रोक द चेयर, तो ये क्या हो गया? ये एक्शन वर्ब हो गई। लेकिन मान लो कुर्सी पुरानी थी, बिल्कुल जर्जर हालत में आ रही है, धूप में रखी प्लास्टिक की, 10 साल हो गए उस कुर्सी को। मैं ऐसे खड़ा था, बाय चांस मैंने थोड़ा सा ऐसे हाथ रखा,
मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा और वो टूट गई, तो अब क्या बोलोगे, मैंने कुर्सी तोड़ दी कि कुर्सी टूट गई? समझ आ रही बात? तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ऐसे रट मत लेना कि ये वर्ब हैपनिंग होती है, थोड़ा सेंटेंस को देखना। ऐसी चेंज, मौसम बदल गया, द वेदर चेंज्ड, अपने आप बदला, हैपनिंग वर्ब होगी, अर्गेटिव वर्ब होगी। लेकिन मैं शर्ट चेंज करके आ जाऊं, आई चेंज्ड माई शर्ट, है ना, हालांकि आपको मैं हमेशा पूरे कोर्स में ब्लैक टी शर्ट में ही दिखूंगा। उसके दो कारण हैं, एक तो ब्लैक टी शर्ट में प्रेस कर रखी है नहीं कर रखी है पता नहीं चलता, आदमी थोड़ा मोटा भी कम दिखता है, और दूसरी बात ये भड़क खत्म हो जाती है कि अच्छा कल लाल वाली पहनी थी, आज येलो पहन लेता हूँ। इतना टाइम मैं लगाना नहीं चाहता बच्चे, ठीक है, उतना टाइम मैं पढ़ाने में 5 मिनट ज़्यादा लगाऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चेंज जो है हैपनिंग भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकती है। क्रैक माने क्या, तोड़ना, फिर से वही, कोई चीज़ अपने आप भी क्रैक हो सकती है ना, कोई चीज़ अपने आप भी क्रैक हो सकती है और जान के भी आप क्रैक कर सकते हो उसको। मूव, कोई चीज़ अपने आप भी मूव हो सकती है, आप भी मूव कर सकते हो, कोई चीज़ अपने आप भी ओपन हो सकती है, आप भी कर सकते हो, तो डिपेंड करता है। अब मान लो जैसे मेल्ट वर्ब है, मैं किसी चीज़ को ऐसे आग पे ऐसे रख के मेल्ट कर दूं, तो मैंने आयरन को मेल्ट किया, आई मेल्टेड आयरन, ये एक्शन वर्ब है। लेकिन मान लो आइसक्रीम है, लेके आ गए, कुछ मत करो, तुम ऐसी हाथ में पकड़ो, अपने आप पिघल जाएगी, आइसक्रीम मेल्टेड, तो यहाँ पे अर्गेटिव वर्ब है, हैपनिंग वर्ब है। ऐसी ड्राई है, अब एक तो कई बार तुमने भी किया होगा ना, मान लो पैंट थोड़ी सी गीली रह गई और तुम्हें अभी जाना है, जल्दी सी प्रेस फेर देते हो उस पर, तो मैंने पैंट को प्रेस कर लिया। वैसे इंग्लिश में पैंट्स बोलते हैं, पैंट कभी नहीं बोलते, प्लूरल में चलता है, पढ़ेंगे नाउन में। तो मैंने पैंट्स को प्रेस कर लिया या आयरन कर दिया मैंने उसको, तो मैंने उसको सुखा दिया ऐसा करके, है ना। आई ड्राइड माई पैंट्स बाय आयरनिंग देम, मैंने पैंट्स को सुखा दिया उन पर इस्त्री करके, तो ये एक्शन वर्ब हो गई। बाल भी तो सुखा लेते हैं, ड्रायर व्रायर मार के बाल नहीं सुखा लेते लोग, आई ड्राइड माई हेयर, मैंने बाल सुखा लिए उस पर हेयर ड्रायर मार के, तो ये एक्शन वर्ब हुआ। लेकिन चीज़ें अपने आप भी तो सूख जाती हैं, धूप में रख दो कपड़े सूख जाएंगे, बाल सूख गए, कपड़े सूख गए, तो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। क्लियर हो गया? हाँ जी, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो बेसिकली मोटा मोटा इसमें कोई, आपको मैंने कोई एरर वैरर नहीं सिखाया, आपको ये सिखाया है कि वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वर्ब क्या होता है, बीइंग को रिप्रेजेंट करती है, किसी का कुछ होना यानी लिंकिंग वर्ब, और वर्ब हैपनिंग वर्ब को भी रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं इस पे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, जो अपन मैं कह रहा था ना आगे चल के पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। जिसके पास ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव, सॉरी हाँ, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव, ना हो तो इनट्रांजिटिव। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, ट्रांस का मतलब होता है मोशन, आपने वर्ड सुने होंगे ट्रांसफ़र, मान लो उसका दिल्ली से मुंबई ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसमिशन, एक चीज़ का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, वही इसका मतलब है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कोई एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो गया। जब ट्रांसफ़र होता है एक्शन का एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है वो, नहीं होता तो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ऐसे है फंडा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इसको ऐसे समझा जा सकता है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि वर्ब ना 3 तरीके की हो सकती हैं। एक तो ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव रहती हैं, एक तो ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव ही रहती हैं, यानी ऑब्जेक्ट उनको चाहिए ही चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के नाराज हो जाती हैं जो। एक वर्ब ऐसी होती हैं जो सदा इनट्रांजिटिव ही रहती हैं, यानी इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जा सकता। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से चलती हैं, वो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इनट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। सेंटेंस से और अच्छा समझ में आएगा, अभी देखते हैं। मैंने क्या कहा कि वर्ब जो है 3 टाइप की हो सकती हैं, ठीक। ऐसी जो ऑब्जेक्ट रखें, जो जैसे लगभग मान लो कि 10-1% वर्ब ऐसी हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसी जो ऑब्जेक्ट नहीं रखती, मान लो 10-1% ऐसी हैं, ठीक। ऐसी जो दोनों तरीके से चलती, इसको 80 कर लो यार, उससे कोई ऐसा कोई नासा का डेटा नहीं है, मतलब ज़्यादातर वर्ब इस कैटेगरी के हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इस सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है आप उसको ऑब्जेक्ट देना चाहो कि नहीं देना चाहो, सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है आप उसको ऑब्जेक्ट देना चाहो कि आप नहीं देना चाहो। क्लियर हुई इतनी बात?
फिर से देखिए मैंने क्या बोला, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिसमें एक चीज, एक एक्शन दूसरे पर ट्रांसफर हुआ, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हुआ। इनट्रांजिटिव मतलब एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तीन प्रकार की वर्ब होती हैं, ऐसी जो ऑब्जेक्ट रखें, ऐसी जो ना रखें, और ऐसी जो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, चलो आओ समझिए जरा। वर्ब जो होती है, वर्ब जो होती है तीन प्रकार से काम करती है। वर्ब जो होती है बेसिकली तीन टाइप में आप इसको बांट सकते हो। ट्रांजिटिव ऐसी जो ऑब्जेक्ट रखे ही रखे, ट्रांजिटिव ऐसी जो ऑब्जेक्ट रखे ही रखे, इन ट्रांजिटिव ऐसी जो ऑब्जेक्ट ना रखे, और ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव ऐसी जो दोनों तरीके से यूज हो जाती। आओ जरा देखो जरा। अब जैसे ये चार सेंटेंसेस हैं, ये चार सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सा एक बार तुम अपना अपना खुद का दिमाग लगा के एक बार सोच के देखो कि अगर मैं इन चारों सेंटेंसेस से ऑब्जेक्ट को उड़ा दूं, अगर मैं इन चारों सेंटेंसेस से ऑब्जेक्ट को उड़ा दूं, तो क्या ये सेंटेंस सही हो पाएंगे? देखना जरा एक बार। सोचो एक बार, ऐसे लिख दें रोहन बॉट, ऐसे लिख दें ही थ्रू या मोहन थ्रू, ऐसे लिख दें मोहन किक्ड, ऐसे लिख दें सुरेश टोल। तुम्हारा दिमाग अपने आप कह रहा है सर कुछ गड़बड़ है, सर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो ये सेंटेंसेस मैंने इसलिए लिखे हैं कि मैं आपको ये बात समझा पाऊं कि ऐसी कोई ट्रिक नहीं है इस दुनिया में कि मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूं कि अच्छा बेटा जो वर्ब टी से, एस से, एन से स्टार्ट होंगी ना वो ट्रांजिटिव होंगी और दूसरी इंट्रांजिटिव। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, आपको पढ़ के ही पता चलेगा, आपको रीड करके ही पता चलेगा। अगर आपने रीडिंग वीडिंग अच्छी कर रखी होगी, इंग्लिश थोड़ी मोटी पढ़ रखी होगी, तो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि यार यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए और यहाँ नहीं चाहिए। लेकिन टेंशन मत लो, रीडिंग नहीं भी कर रखी, अभी उतनी सेंस अच्छी नहीं भी है, तो भी जिस जिस वर्ब पे ऐसा सवाल बनता है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बेस पे सवाल बन सकता है, कॉन्सेप्ट बन सकता है, उन सबको आपके नोट्स में लिखवाना, उनको याद करवाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन मैं फिर बिल्कुल साफ शब्दों में लाल रंग की हेडलाइट से बोल रहा हूं, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि आप वर्ब देखो और देखते ही जान जाओ कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ठीक है, फिर बोल रहा हूं क्योंकि ये बात डाउट में 150 बालक पूछने वाले हैं, फिर बोल दूं, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं वर्ब को सिर्फ देखूं और मुझे पहचान जाए, ओम भीम क्लीम स्वाहा करूं और पता लग जाए कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। रीडिंग से ही पता चलता है, जिसकी सेंस अच्छी होती है उसको पता लग जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इसके बेस पे जो सवाल बनेंगे, जो एरर बनेंगे, जो ग्रामर जिस पे सवाल पूछे जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो उनको लिखवाना, याद कराना मेरा काम है। ठीक है, आइए जरा। रोहन बॉट अ न्यू बैग, रोहन बॉट अ न्यू बैग, मोहन थ्रू अ स्टोन एट मी, मोहन किक्ड द बॉल, सुरेश टोल माई बुक। हर एक सेंटेंस में आपको देखते पता चल रहा है सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसमें ही एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, लिख दूं क्या? जान ही गए होगे यार, अब तो ये बचकाना लगता होगा तुम्हें। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ये सब अब लिखने की जरूरत है क्या? दिमाग बोलने लग गया होगा अब तक तो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये सब बात तो अब दिमाग बोलने लग गया होगा, हाँ कि ना? अब जरा तुम इन सेंटेंसेस को देखो, इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा नोटिस करो। आप सोचो क्या इसके बाद कोई नाउन लगा सकते हो तुम? नोटिस करो, क्या स्लीप के बाद कभी नाउन लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो राहुल स्लीप्स कुणाल, ऐसा लिख सकते हो मोहन वॉक्स राजेश, ऐसा लिख सकते हो देयर सन इज क्राइंग राहुल, ऐसा लिख सकते हो मुकेश अराइव्ड स्टेशन। क्या इनके बाद ऑब्जेक्ट नाउन कुछ लिख सकते हो क्या तुम?
हाँ जी, सोचो सोचो, क्या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। अगर नाउन लिखना है तो देखो प्रीपोजिशन लगानी पड़ जाएगी। राहुल स्लीप्स, राहुल स्लीप्स विद कुणाल। कुणाल डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, विद कुणाल लिखना पड़ेगा। कोई गंदे मतलब निकाल, गंदे मतलब मत निकालना, दोनों भाई हैं ये। राहुल स्लीप्स विद कुणाल, आ रही है बात समझ में? अगर नाउन लिखना तो देखो प्रीपोजिशन लिखनी पड़ जाएगी। मोहन वॉक्स, मोहन वॉक्स विद राजेश। मोहन वॉक्स ऑन संडेज, वो संडेज को निकलता है, हर रविवार निकलता है। अच्छा, देयर सन इज क्राइंग फॉर अ टॉय, उनका बच्चा रो रहा एक खिलौने के लिए। अगर नाउन लिखना है ना तो देखो प्रीपोजिशन लिखनी पड़ रही है, इनका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे गो हो गया, वॉक हो गया, रन हो गया, राइव, स्माइल, लाफ, ये सब ऐसी वर्ब हैं जिनके ऑब्जेक्ट अक्सर नहीं होते, यानी ये जनरली इनट्रांजिटिव वाली टाइप में जाती हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो जिसका ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वो जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब ये तो दो इस प्रकार की आई, ये तो दो इस प्रकार की आई कि अच्छा ऑब्जेक्ट रखेंगे और नहीं, इनको भी तोड़ देते हैं, जल्दी से कर दें। सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ही स्लीप्स वेरी लेट, वो बड़ी देर से सोता है। लेट ने स्लीप का टाइम बताया, जो एक्शन का टाइम बता दे वो बन गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। कितना लेट? अरे बहुत लेट, ये बना आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। अच्छा, मोहन सब्जेक्ट हो गया, वॉक्स वर्ब हो गया, कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, कोई काम कैसे हो रहा है? ये बना एडवर्ब ऑफ मैनर। कितना धीरे? अरे बहुत ज़्यादा धीरे, ये बना एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाँ के ना? एक पीछे एक डाउट थोड़ा अच्छा था, बोलने वाला था सर, इसमें क्विकली को एडवर्ब ऑफ टाइम भी कह सकते हैं क्या? क्विकली को एडवर्ब ऑफ टाइम भी कह सकते हैं क्या? बच्चे, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जो एक्शन का समय बताए। अगर ये कहता ना आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट हो गई, कल मेल्ट हो गई, आगे मेल्ट होगी, कैसे हो रहा है, इस प्रोसेस को बताए ना कि कोई काम कैसे हो रहा है, तो उसको मैनर की साइड ले जाना प्रेफर करते हैं। ऐसा कोई गलत नहीं हो जाएगा अगर तो टाइम लिख देगा, लेकिन मैनर में ले जाना बेटर रहेगा। एल वाई वाले जनरली मैनर ही होते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसे करके याद कर सकते हो। इस पे आ जाओ, देयर सन इज क्राइंग, उनका लड़का रो रहा है। सन सब्जेक्ट हो गया, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्राइंग आपका मेन वर्ब हो गया। महेश क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, अराइव्ड आपका मेन वर्ब बन गया। महेश बड़ी लेट आया, महेश बड़ी लेट आया। अगर इसके बाद नाउन लिखना है ना, महेश स्टेशन पहुंचा, महेश घर पहुंचा, तो एट लगाना पड़ेगा। महेश अराइव्ड एट द स्टेशन, महेश अराइव्ड एट लगा के आपको लिखना पड़ेगा। हाँ कह रहा? तो यहाँ पे लेट अभी फिलहाल के लिए क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। कब पहुंचा लेट? कितना लेट? अरे बहुत लेट, तो ये बना एडवर्ब ऑफ डिग्री। येस्टरडे क्या बन गया? कब पहुंचा? तो ये बना एडवर्ब ऑफ टाइम। ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। हाँ कि ना? अब तुम वो कॉन्सेप्ट लगाने लग जाओगे कि सर आपने कहा था दो एडवर्ब सेम टाइप की आ जाएं तो कंजंक्शन लगानी पड़ती है। हाँ कि ना? ऐसे लगाने की कोशिश करोगे, इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। अभी अगर उसकी डेप्थ में जाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक काम करो, अभी के लिए मैं इस वर्ड को हटा देता हूँ, इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। सोचिए ये है ही नहीं, ठीक है, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अभी के लिए इसको ड्रॉप कर लेते हैं, सिर्फ इतना लिख लेते हैं, महेश अराइव्ड वेरी लेट। क्लियर है? नेक्स्ट पे देखिए। अब इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार आप अपने आप तोड़ो, इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार आप अपने आप करो। 30 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, करिए जल्दी से एक बार। मोहन प्लेज क्रिकेट विद हिज ब्रदर, प्लेज वर्ब हो गया,
मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब वो बातें तो बार बार ना लिखो ना यार कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है, अब तो तुम भी पक गए होगे, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। अबे यार पता लग गया यार, मोहन नाम है, प्रॉपर नाउन है। क्रिकेट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है। मोहन क्रिकेट खेलता है उसके भाइयों के साथ, तो विद बन गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसका कॉमन हो गया। हिज क्या बन गया? इस पर पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा, मोहन प्लेज वेल इन द लास्ट मैच। मोहन प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। मोहन बड़ा अच्छा खेला था पिछले मैच में। मोहन सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब हो गया। मोहन कैसा खेला था? अच्छा खेला। क्या खेला नहीं पता, क्रिकेट खेला, वॉलीबॉल खेला, क्या खेला नहीं पता। पिछले मैच में ना मोहन अच्छा खेला था। कैसा खेला था? बढ़िया खेला था। तो ये बना एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है, हाँ के ना। इन बना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। लास्ट मैच, पिछला मैच, कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट, ऑर्डिनल। अरे कुछ याद आ रहा है? ऑर्डिनल। तो यहाँ इन दो सेंटेंसेस से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो सेंटेंस में बोलने वाले के अनुसार, मीनिंग के अनुसार ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से काम में ली जा सकती हैं। जैसे ऊपर वाले के अंदर मैंने प्ले को ऑब्जेक्ट देकर इसको ट्रांजिटिवली काम में लिया है, और यहाँ पे मैंने इसको इनट्रांजिटिव तरीके से काम में लिया है। क्लियर हुआ? सेम यही बात इसमें काफी बच्चों को डाउट हो सकता है, सर प्लेड द मैच, मैच इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्या? ये इन नहीं दिख रही आपको? अगर मैं ऐसे लिखता मोहन प्लेड द मैच वेल, तब ऑब्जेक्ट आ जाता मैच के पास, सॉरी प्ले के पास। अगर प्रीपोजिशन के बाद लिखोगे तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट बच्चे प्रीपोजिशन का होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही इसको देख लो, करो 30 सेकंड पहले आप करो, फिर मैं कराता हूँ। बस ज़्यादा देर की क्लास नहीं, मुझे 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट और लगेंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी। रोया मत करो ऐसे इतनी जल्दी, करो इसको। आ जाओ। अजय ने गाना गाया शालिनी के लिए। अजय सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? यहाँ पे मैं कहूँ कि अजय बड़ा मीठा गाता है। अजय बड़ा मीठा गाता है, सब्जेक्ट वर्ब कैसा गाता है जी? मीठा गाता है। कोई काम कैसे हो रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। कितना मीठा गाता है? अरे बहुत मीठा गाता है भैया, ये बना एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाँ क्या ना। अब यार मेरे ऊपर है ना, मैं बताना चाहूँ कि उसने एक गाना गाया, उसने एक कवाली गाई, है ना, उसने एक भजन गाया, वो तो बोलने वाले के ऊपर है ना, बताना चाहे तो बताए, नहीं तो सिंपली बता के छोड़ दिया जी मीठा गाता है, बेसुरा गाता है, क्या गाता है नहीं बताया। तो बहुत सारी, बल्कि मैक्सिमम वर्ब ऐसी ही होती हैं जो दोनों तरीके से यूज में ली जा सकती हैं। लेकिन पता है क्या, अब मान लो मुझे एरर बनाना है, तो एरर कैसे बनेगा? एरर तो तभी बनेगा ना, मान लो एक वर्ब थी, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, तुमने नहीं दिया तो गलत हो गया। एक वर्ब थी, उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलना चाहिए, तुमने जबरदस्ती पकड़ा दिया तो एरर हो गया। तो एरर उस प्रकार की वर्ब पे ज़्यादा दिखेंगे आपको। ये वाली जब दोनों तरीके से यूज हो सकती है तो इस पे एरर कैसे बनेगा, है ना। अभी आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, एक सेकंड रुको बस। तो ये वाली यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने ट्रांजिटिव तरीके से यूज में ली हुई है, नीचे वाले सेंटेंस के अंदर ये इन ट्रांजिटिवली यूज में ली गई है। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, नहीं तो नोट्स में भरोसा नहीं है, कोई किसी का क्या लिख लेगा। चलो, अब ये थोड़ी सी बातें हमने पढ़ी कि वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इन ट्रांजिटिव भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है कि दोनों तरीके से यूज में ले ली जाए।
अब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पर एरर कैसे बनते हैं? अभी बेसिक ही चल रहा है, बेसिक ही चल रहा है अभी। ये दो सेंटेंसेस से मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं कि ये बेसिक कैसे काम आता है रूल्स के लॉजिक देने में, ठीक है। यही इन्हीं दो सेंटेंसेस पे अपनी क्लास एंड हो जाएगी। मैं फिर बता दूं, एक बार क्लियर कर दूं कि ये सेंटेंस अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको खाली एक ट्रेलर दे रहा हूं। ये खाली एक ट्रेलर है आपको ये बताने के लिए कि जो आपने रूल आज तक रटे हैं उनको इस बेसिक के दम पर कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। सुनना बड़े ध्यान से। अब ये है प्रीपोजिशन चैप्टर का एक एरर, ये प्रीपोजिशन चैप्टर का एक एरर है, वहां पे एक रूल पढ़ाया जाता है। फिर बता रहा हूं ट्रेलर है, अभी समझा नहीं रहा हूं, रोने मत लग जाना सर, लिपीट लिपीट सर समझ नहीं आया था, लिपीट लिपीट। सुनना, अभी खाली हिंट दे रहा हूं कि कैसे बेसिक के दम पे रूल्स को एक्सप्लेन किया जाता है। सुनो ध्यान से। ये जो सेंटेंस है ये प्रीपोजिशन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बेसिकली एक रूल पढ़ाया जाता है, डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग न करें, एक्सप्लेन के साथ अबाउट का प्रयोग न करें, एंटर के साथ इनटू का प्रयोग न करें, ऐसे करके 20 30 50 वर्ब लिख रखी होती है, ठीक है। और उनका रट्टा क्या बिठवा देते हैं, एंटर के साथ इनटू इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें एंटर का मतलब ही होता है कम इनटू उसमें अंडरस्टूड है। डिस्कस के साथ अबाउट इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उसके अंदर अबाउट उसका मतलब ही होता है टॉक अबाउट उसमें अंडरस्टूड है। ऐसी 4-5 वर्ब कैसे फर्जी लॉजिक दे दिए। मुझे एक बात बताओ, कोई भी आप में से जिसने ऐसे रूल रट्टे से आज तक ये पढ़ा हो, अटैक के साथ ऑन नहीं आता, इसका क्या लॉजिक है, क्या बनाओगे इसका? अटैक में ऑन कैसे अंडरस्टूड है, समझाओगे थोड़ा? रिजेंबल के साथ विद कैसे अंडरस्टूड है, समझाओ। तो ऐसे फर्जी से लॉजिक बना लिए 2-3 वर्ब के और एक्स्ट्रा लगा के एटसेट्रा लगा के बाकी याद कर लो। लेकिन अगर हमारे को बिल्कुल बेसिक बात बता रखी हो, एक काम करो, मुझे जरा बता दो, खाली ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो सकता है? मुझे बस इतना बता दो, ही डिस्कस्ड, क्या ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो सकता है क्या? ही डिस्कस्ड, बोलो ही डिस्कस्ड हो पाएगा? सर कुछ मिसिंग लग रहा है। ही डिस्कस्ड हिज प्रॉब्लम, ही डिस्कस द मैटर, ही डिस्कस द, सर कुछ ना कुछ तो देखो लिखना पड़ेगा ना, इतनी सी बात थी। ही डिस्कस वर्ब भैया ट्रांजिटिव है, इस डिस्कस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, और तुझे पता है कि अगर तू प्रीपोजिशन लगा देगा तो अगला ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन का हो जाएगा ना। अगर हम प्रीपोजिशन लिख देते हैं तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो जाता है। ये विद प्रीपोजिशन है, अस इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन लिखते ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर तू यहाँ अबाउट लिख देगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो प्रीपोजिशन का हो जाएगा। लेकिन तुझे पता है ये वर्ब सुक्की बैठी और ये ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या डिस्कस किया? प्रॉब्लम डिस्कस करी। तो ये जो ऑब्जेक्ट मिलना था ये डिस्कस वर्ब को मिलना था, तो हमने ज़बरदस्ती अबाउट को पकड़ा दिया, तो यहाँ से ये अबाउट ड्रॉप होगा, ये प्रॉब्लम्स बनेगा इस डिस्कस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये कोई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। फाइनेंशियल इसके लिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा और हिज इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या बोला, जब प्रीपोजिशन चैप्टर आएगा तो वहाँ पे एक रूल पढ़ाया जाता है, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं आता, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, ये वो ऐसे करके रूल बना रखे होते हैं, ठीक है। क्यों बना है वो रूल क्यों बना है? उस रूल के पीछे का कॉन्सेप्ट इतना सा है कि वो जितनी उस रूल में वर्ब पढ़ाई जाती हैं वो सबकी सब ट्रांजिटिव होती हैं। एक और एग्जाम्पल दे दूँ इसका, अभी पहले एक बार इसको देख लो, एक और एग्जाम्पल दे दूंगा, तुम खुद कहोगे अरे सर इतनी सी बात थी, फिर रटने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। उसने डिस्कस किया उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे साथ, उसने डिस्कस की थी उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे साथ। डिस्कस वर्ब ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर तुम अबाउट लिख दोगे तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इधर और देख लो, देखो इसी पे एक सेंटेंस और लिख दूं मैं, अगर मैं लिख दूं ही अटैक्ड ऑन अस while we were traveling through the jungle, ठीक है। मान लो कोई डाकू वाकू ने हम पे अटैक कर दिया, उसके लिए मैंने सेंटेंस लिखा कि ही अटैक्ड ऑन अस while we were traveling through jungle। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, मुझे बताओ यहाँ पे
ये सेंटेंस इतना हो सकता है क्या, ही अटैक्ड, बताओ मुझे, ही अटैक्ड यहाँ पे हो सकता है, ही अटैक्ड, सोचो, ये कुछ लिखना पड़ेगा ना, ही अटैक्ड मी, ही अटैक्ड अस, ही अटैक्ड देम, ही अटैक्ड रोहन। सर किसी पर अटैक होगा, लिखना पड़ेगा, ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे ये ऑन ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि अटैक वर्ब का ऑब्जेक्ट बने। ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। तो फिर बता रहा हूँ कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल करा के, काफ़ी एग्जाम्पल करा के, स्टोरीज बना के, लिखवा के इनको याद कराना, ऐसी वर्ब जिन पर सवाल आते हैं, वो मेरा काम है, ठीक है, उसका लोड मत लेना। लेकिन फिर साफ शब्दों में कह देता हूँ, ऐसी कोई ट्रिक, जादू मंत्र टोना नहीं है कि वर्ब के ऊपर से घुमाओगे और पता चल जाए कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। रीडिंग से पता चलेगा। जैसे अब मैं हाथ रख रहा हूं तो सोच पा रहे हो ना, धीरे धीरे सोच पाओगे। ऊपर वाले सेंटेंस पे आइए, ये प्रोनाउन चैप्टर का सेंटेंस है। ये प्रीपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट है, ये प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें ऐसे रटाया जाता है, ये कुछ वर्ब हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना। मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ाया नहीं है मैंने अभी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ। जब काम खुद पर ही होता ना, उसके लिए काम आते हैं, पढ़ाऊंगा आगे। रूल ये है, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, सबमिट, रिजाइन, एडजस्ट, अप्लाई, अवेल, इसी दुनिया जहान की वर्ब में लिखवा देगा और इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। क्यों करें अभी बता देता हूं। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस्ड वर्ब, टू प्रीपोजिशन, वीसी इसका ऑब्जेक्ट। मिस्टर गुप्ता ने इंट्रोडक्शन दिया वीसी के समक्ष। किसका इंट्रोडक्शन दिया? ये सेंटेंस अपने आप में मुझे बताओ, हो सकता है क्या? मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड, अबे किसको किया इंट्रोड्यूस, बताना। मिस्टर गुप्ता ने अपने भाई को इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर गुप्ता ने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर वर्मा को इंट्रोड्यूस किया। कुछ तो लिखोगे ना, किसी का इंट्रोडक्शन दिया, किसका? अगर नहीं लिखा हुआ तो ज़्यादा चांस है ना कि खुद का ही दोगे, या तो किसी और का इंट्रोडक्शन दोगे, या ऑब्वियस बात है फिर खुद का दोगे, किसी और का नहीं दे रहे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हिमसेल्फ। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ाया नहीं अभी मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अभी खाली ट्रेलर दे रहा हूँ कि जो चीज़ें छोटी छोटी मैंने आपको पढ़ाई नहीं यार, ये टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाई हैं। एक एक चीज़ का मैं यूज़ करूँगा चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल बनाने में, चीज़ों को लॉजिकल बनाने में। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह से काम करेगा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। अब काफ़ी बच्चे इसके अंदर सोच सकते हैं, सर जैसे यहाँ अबाउट उड़ा दिया, यहाँ से टू उड़ा दें तो मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट, ये इंट्रोड्यूस और वीसी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिर टू वीसी का मतलब होता है वीसी के समक्ष इंट्रोडक्शन दिया। मीनिंग चेंज नहीं करना है, ग्रामर सही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर रहेगा हिमसेल्फ लगाना। फिर बता रहा हूँ बच्चे, ऐसा मत सोचो सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा दोबारा बता दीजिए ना। अभी पढ़ाया नहीं है ये, अभी खाली हिंट दिया कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बेस पे कैसे एरर बन सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं और उनको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद से आपने इस कोर्स को परचेज किया था वो आपकी पूरी हो रही होंगी।